नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, जहांगीरपुरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इंटरफेयर कर चुकी है। और जैसा कि हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि आखिर इन घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के कितने वकील हैं, जुडिशियरी का ये कौन सा कनेक्शन है जिसके दम पे अंसार जो मुख्य आरोपी है रोहिणी कोर्ट जाते रहता है। वो कोर्ट में उसकी पेशी हो रही है, पुलिस पकड़ के ले जा रही है, लेकिन अंसार जो है वो इस तरह से पुष्पा स्टाइल में कि झुकेंगे नहीं, वो जाता है अंदर हुए अपने ऐठे हुए बॉडी लैंग्वेज के साथ कि जो भी किया है उसका मुझे एहसास है और जो किया है ठीक किया है और इससे कुछ नहीं होने वाला है। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी। पहले भी दिखा चुकी हूँ, आज भी दिखा रही हूँ अंसार के इस वीडियो को जो पुष्पा स्टाइल में ऐसे करते हुए जाता है। और इसका मतलब कि मैं झुकूंगा नहीं। कहीं ना कहीं अंसार को ये एहसास था कि ठीक है, तुम जितने हंगामे कर लो, जितने शोर मचा लो, हमने पत्थरबाजी भी कर दी और हमारे बचाने वाले भी आएंगे। वो मैराथन लगाते हुए कोर्ट पहुंचेंगे और फिर कोर्ट में हमारे बचाने वाले लोग होंगे जो हम पे स्टे लगाएंगे। आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे तो यही लग रहा है। जहांगीरपुरी में वहां पे इंक्रोचमेंट था, अतिक्रमण था, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। इससे पहले भी 6 बार वहां पे इस तरह के बुलडोजर चलाए जा चुके हैं। इस बार भी चलाए गए और चलना चाहिए था। जिस इंक्रोचमेंट के साथ वहाँ पे घुसपैठिए रह रहे हैं, वहाँ आम नागरिकों को वो परेशान करेंगे, उनके पर्व त्योहारों पे वो पत्थरबाजी करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। उसके लिए किसी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलो, परमिशन की दुहाई देते हुए भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से इंटरफेयर करते रहेगी तो आखिर इन अपराधियों का, दंगाइयों का और इन आतंकवादियों का, इन जिहादियों का मनोबल कितना बढ़ जाएगा। कल को आपका हमारा रास्ते पे चलना मुश्किल होगा। आपको पता है कि इस दंगे में अभी तक जितने आरोपी जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनका पश्चिम बंगाल कनेक्शन है और पश्चिम बंगाल से उनका बांग्लादेशी कनेक्शन है। यही वजह है कि लोगों को ये बात सता रही है कि ये घुसपैठिए धीरे धीरे नासूर बनकर, घुन बनकर आपके देश पे कब्जा करते जा रहे हैं, आपकी ज़मीनों पे, आपके रिसोर्सेज पे कब्जा करते जा रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए बाहरी ताकतों का कठपुतली बनकर ये केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग इनको शरण दे रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वही कपिल सिब्बल, वही दुष्यंत दबे, वही संजय हेगड़े, वही प्रशांत भूषण, वही वृंदा करात, वही इंदिरा जयसिंह। ये एक कॉमन नाम है कि अगर कश्मीर में भी पत्थरबाजी होती है तो उन पत्थरबाजों की नुमाइंदगी करने ये कोर्ट पहुंचते हैं और उनके लिए मानवाधिकार के दुहाई देने लगते हैं। और अगर दिल्ली में भी पत्थरबाजी होती है, शाहीन बाग होता है, आईबी के अंकित जैसे लोगों को, जवानों को मार दिया जाता है, तब भी इनको मानवाधिकार की परिस्थितियों का हवाला देते हुए वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट का वो कौन सा गैंग है जो स्टे दे देता है, उनको रियायत दे देता है। आंदोलन अधिकार है, इस तरह के स्टेटमेंट करता है, आम आदमी के अधिकारों का हनन करती है ये कोर्ट। आखिर ये कौन सी कोर्ट है? आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल से क्या कनेक्शन है। जहांगीरपुरी हिंसा का बंगाल कनेक्शन जो है, धीरे धीरे ये परतें खुलती जा रही हैं। जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार ज़्यादातर आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, जो छानबीन चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि उनके कागजात, पूरे दस्तावेज नहीं हैं, उनका बांग्लादेश कनेक्शन भी है। हम लगाते रहे हैं कि जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के बांग्लादेशी कनेक्शन भी खंगाल रही है। इसीलिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल के तमाम आरोपियों के घर और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। उन्हें गिरफ्तार करके उनका बांग्लादेश कनेक्शन जो है वो ढूंढा जा रहा है और बहुत सारी परतें खुलती जा रही हैं, बहुत सारे साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं। अंसार, पुष्पा वाला वो अंसार हिंसा का मुख्य आरोपी है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। एक कबाड़ी वाला अंसार
जो कि मोटे मोटे चेन पहनता है, उसके ना जाने कैसे कैसे विजुअल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वो शराब का धंधा करता है, वो जुए का धंधा करता है, ये सारे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, सारे विजुअल्स आ रहे हैं। वो अंसार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और हनुमान जयंती पे हनुमान भक्तों पे पत्थर बरसाता है, और जब कोर्ट में जाता है तो बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ा बेखौफ होके वो ऐसा करता हुआ मीडिया के सामने चला जाता है। मतलब पुष्पा स्टाइल में नहीं झुकूंगा और बर्बाद कर दूंगा, ये धमकियां देते हुए जाता है, क्योंकि उसको पता था कि कोर्ट यही करने वाली है। ये जुडिशियल जो नेक्सस है वो जिहादियों के साथ है और वो लॉबी उनको बचाएगी और वो बच जाएंगे। अभी तक तो बचते ही आ रहे हैं। असलम, हिंसा में गोली चलाने वाला वो व्यक्ति पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। सलीम चिकना पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। सोनू शेख उर्फ इस्लाम पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। दिलशाद पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आहिर उर्फ आहिद पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जाहिद पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। मुख्तियार अली पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जाकिर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। अक्सर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 6 आरोपियों के ठिकाने पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है और जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इसीलिए ममता दीदी बोल रही हैं कि मैं बुलडोजर नहीं चलाऊंगी, मैं ये दहशत की राजनीति नहीं करती, क्योंकि आप तो दहशत को पनाह देती हैं, इस देश को तोड़ने वालों को पनाह देती। इन सब के बीच में क्या बोल रहा है मौलाना तौकीर रजा, ये भी सुनना बहुत ज़रूरी है। मौलाना तौकीर रजा धमकी दे रहा है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि बुलडोजर पर अगर यही हाल रहा तो तौकीर रजा जिस दिन बोल रहे हैं कि मुसलमान जिस दिन सड़कों पे आ जाएगा उस दिन इस देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो धमकी दे रहे हैं मोदी सरकार को, ये मेरी चेतावनी है, ऐसा बोल रहा है तौकीर रजा। ऐसा लगता है मोदी महाभारत का धृतराष्ट्र हो गया है, ऐसा बोल रहा है तौकीर रजा। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं अब रोक सकता है। अरे जिहाद, तुम तुम जिहाद करो, महाभारत की कौन सी बात कर रहे हो? तुम महाभारत को क्या जानते हो? क्या जानते हो महाभारत को? किस धृतराष्ट्र की बात कर रहे हो तुम? क्या जानते हो धृतराष्ट्र के बारे में? तुम तो नबी को, अली को जानते हो, कुरान जानते हो, इस्लाम जानते हो, जहाँ जिहाद सिखाई जाती है। और जिहाद से क्या मिलता है? जन्नत। और जन्नत में क्या मिलती है? 72 हूरें। बस यही सीख के आए हो तुम। देश बंटवारे की ओर जा रहा है, ऐसी धमकी दे रहा है तौकीर रजा। वो धमकी दे रहा है। देखिए ये जो बातें कही जा रही थी कि फिर से ये अलग मुसलमान, कई बार इनके ऐसे बयान आए हैं, अब ये खुल के बोलना शुरू करेगी। देश बंटवारे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये देश वो 47 वाला देश नहीं रहा है तौकीर रजा। इसको बंटवारे की सोचना भी मत। गृह युद्ध की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। ये सनातनी हर युग में अपने धर्म की रक्षा करना जानते हैं। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि 10 दिन बाद इनकी मीटिंग होने वाली है दारुल उलेमा और देवबंदियों की, और फिर दिल्ली की तरफ कूच करा जाएगा और दिल्ली से जेल भरो अभियान आंदोलन फिर से चलाया जाएगा, जिसमें सभी शहरों और प्रांतों के लोग शामिल होंगे। एक बार फिर अराजकता फैलाई जाएगी। ये मौलाना तौकीर रजा का कहना है। और मुस्लिम तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं और देश की एकता और भाईचारे के बारे में सोचते हैं और देश से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों से मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। और ईद के बाद इंशाल्लाह हमारी मीटिंग फाइनल होने वाली है। और अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफ़रत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात यह है कि
ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोज़र चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्ज़े में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया, और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए। ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत ख़तरनाक बात है। ख़ास तौर से मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूँगा, केजरीवाल साहब की, अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मेरे कब्ज़े में नहीं है, लेकिन प्रशासन आपका है। प्रशासन के बगैर पुलिस कोई एक्शन कैसे ले सकती है? हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर कोई वहाँ कार्रवाई की गई है, किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है, तो वो अपराध है। तो हुकूमत अगर खुद अपराध कर रही है तो इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसके सामने अपने मसाइल रखें? ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर भरोसा जो मुसलमानों ने किया उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की एकता और अखंडता और देश प्रेम में यकीन रखने वाले तमाम समाजवादी के विधायकों से ये अपील करता हूँ कि समाजवादी पार्टी से उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वरना कल चुनाव आएगा तो तुम मुसलमानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और ख़ास तौर से मैं अपील करूँगा मुसलमान विधायकों से कि वो समाजवादी पार्टी से तुरंत इस्तीफ़ा दें, विधायकी से तुरंत इस्तीफ़ा दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और जिस किस्म की बेईमानी हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, इस तो मौलाना तौक़ीर रज़ा
बीजेपी के बहाने ही, लेकिन ये मान रहा है कि हिंदू मुस्लिम में 36 का आंकड़ा हो चुका है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए लेकिन दूसरों को भड़काइए मत। अरे कौन भड़काने जा रहा है? हम पाठ कर रहे हैं, तुम काहे भड़क रहे हो? तुम जब अजान लाउड स्पीकर से देते तो हम कहाँ भड़कते हैं? नहीं भड़कते ना, चुपचाप सोए रहते हैं। मेरी तो नींद हर दिन उसी से खुलती है, चाहे जितना थक के सोऊं उसी अजान से मेरी नींद खुलती है। मौलाना तौकीर रजा इस तरह की धमकियां दे रहा है और समझिए हम हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हुए, हम हिंदू गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दे रहे हैं, हम सौहार्द की बात कर रहे हैं, हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। जिस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सेकुलरिज्म वर्ड को नहीं घुसेड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो इस्लाम है कितना घातक पंथ है, और उसको लेकर के अपनी किताब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा में वो लिख चुके हैं कि क्या है इस्लाम और क्यों इससे बचना चाहिए। भारत के लिए कितना बड़ा सरदर्द बनने वाला है ये इस्लाम, और इसको लेकर के क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इस्लाम में किस किस तरह के बदलाव होने चाहिए। ये भाईजान वाला जो भाईचारा है वो कितना संकुचित है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा, इस बेखौफ आवाज़ को अपना समर्थन देते रहिएगा, ताकि भारत को बचाने के लिए, इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। और जब तक एकजुट नहीं हो जाएंगे तो मौलाना तौकीर रजा जैसे मौलाना और अंसार जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए जिहादी हमारे देश को बर्बाद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।